हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सबको पता है, आज 16 तारीख को संडे को लाइब्रेरियन एग्ज़ाम थी और उसका पेपर भी सफलतापूर्वक हो चुका है। और लगभग अगर उपस्थिति की बात करें तो 30 से 35% के बीच में उपस्थिति रही है अभ्यर्थियों की। बहुत कम ही उपस्थिति रही है उसमें। लगभग 30-40 हज़ार, लगभग 30-35 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिए। बाकी 45 से 50 हज़ार के बीच में लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दी। तो देखो, इसका पेपर जो आज आया था उस पेपर को अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बताऊँगा रफ्तार से, क्योंकि मैंने भी देखा एक की पेपर आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको करवा दिया जाए ताकि आप भी अपना अपना अनुमान लगा सकें। तो देखो, बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में आया था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर तो आपको पशुधन दिया है, इधर आपको उसकी नस्ल दी है। तो देखो, भेड़ की नस्ल सोनाली ठीक है, गोवंश की गिर ठीक है, ऊँट की बीकानेरी ठीक है, बकरी की बर्बरी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन लगे हुए हैं पहले से। राजस्थान में ओरण क्या है? तो यहाँ पर देखो, राजस्थान में जो ओरण है ये पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है ना। पश्चिमी राजस्थान में जैसे पाबू जी का ओरण हो गया, करणी माता का ओरण हो गया, यानी कि ओरण के अंदर लकड़ियाँ वगैरह काटना ये सब कुछ बंद होता है। ऐसे ऐसे जंगलों को ओरण कहा जाता है अपने राजस्थान के अंदर। तीसरा प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला पूछा है। तो यहाँ पर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात है ना, बाल लिंगानुपात नागौर का, और न्यूनतम है धौलपुर का। ये ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। बिलाली या बरवाड़ा क्या है? तो ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 ये किसकी किस्में हैं? तो ये गेहूं की किस्में हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा सीमेंट उद्योग और जिले में स्थित सुमेलित नहीं है? देखो, एसीसी सीमेंट बूंदी में नहीं है, मंगलम सीमेंट कोटा में नहीं है, बिरला वाइट सीमेंट नागौर में नहीं है, राजश्री सीमेंट उदयपुर के अंदर है। ये इसमें प्रश्न नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही कथन आपको इसके अंदर जो कथन सही नहीं है वो देखना है। तो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई। तो यहाँ पर देखो, ये गलत है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो गलत है ये बी वाला गलत है। बाकी ये दोनों आपके इसमें सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लेना, मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है, मतलब डालती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और सी, यानी कि साबरमती और माही नदी आपके यहाँ पर बात करें तो खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल ले जाकर डालती। यहाँ पर आपको 9वें प्रश्न में सम्मिलित करना है। तो देखो, यहाँ पर पर्यटक स्थल है और इधर है अवस्थिति कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ का भरतपुर में स्थित है। श्रवण कोठी जो है ये टोंक के अंदर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू और कैला देव हो जाएगा आपका करौली। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 60 सेमी की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? ये देखो, बहुत हाई लेवल का प्रश्न है। 60 सेंटीमीटर सेमी की समवर्षा रेखा, तो यहाँ पर ए सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि जयपुर, राजसमंद और अजमेर से होकर गुजरती है। 11वां प्रश्न है, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो है हरिनारायण शर्मा को। मारवाड़ चित्रशैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 से हो जाएगा, बनेड़ा। निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं, डिंगल और पिंगल साहित्य रचनाओं के 2 भेद होते हैं, डिंगल और पिंगल। तो देखो, ये पिंगल पूर्वी राजस्थान की वो है, एक प्रकार से हम बात करें तो साहित्यिक रचना है, और मतलब शैली है पिंगल, है ना। पिंगल पूर्वी राजस्थान की शैली है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की। तो पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखों के साथ आपको सुमिलित करना है। तो देखो, अवतार चरित्र ने लिखा था नरहरिदास ने। रामगुण सागर लिखा था प्रताप कुंवरी ने। और यहाँ पर विनय मल्लिका दयाबाई और अभयवाणी ये आपका हो जाएगा रामचरण जी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी जुलाई 1947 में। 15वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, रियासतों में उत्तरदायी सरकार का ये क्या है, आगे देख लेना आप, यहाँ पे प्रश्न कटा हुआ है थोड़ा ये PDF के अंदर, और इसका जो ऑप्शन सही है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। ये रियासत में उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए सबसे पहले किस संस्था का गठन किया गया था, इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है, ये आप देख लेना। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 16 प्रश्न, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका मधुपर्क। ठीक है। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो वो था कालिका माता का मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाहौर के सोनगढ़ा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लाहौर में आपको पता है, जालौर में जालौर के अंदर और सिरोही के अंदर लगभग सोनगढ़ा चौहानों का शासन रहा था। तो ये संस्थापक कौन था इनका? तो वो था कीर्तिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की पूजा करते हैं या गीत गाते हैं? तो तेजा जी आ जाएगा इसका सिंपल आंसर है। निम्न में से किसके द्वारा 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता दी गई थी? ये बहुत बार प्रश्न आया चुका है भाई, ये अमरचंद सेठ बांठिया आर्थिक सहायता प्रदान की थी इन्होंने 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति ही समझी जाती है। कारण है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ए और रे दोनों पृथक सही हैं और रे ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि रे ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। किशनगढ़ की फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है चरी नृत्य से। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर दावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मॉडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। 25वां प्रश्न है, मेवाड़ के राजा चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी महाराणा प्रताप के शासनकाल में। खानवा के युद्ध में बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो वो आपका आंसर हो जाएगा रायसेन के सिहलदी तंवर के साथ। खलखनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में लगता है? तो ये लगता है बावगढ़ बंदिया में। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? तो वो सूरत खाना कहलाते थे। कि चक्का महल राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो बैराट सभ्यता से संबंधित है। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? जो आपका एक ही आंदोलन था उसके क्या उद्देश्य थे? तो उसके उद्देश्य थे एक तो ए और एक स, यानी कि राज्य व जागीरदारों द्वारा बिलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना और बिलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो जाएगा तीसरा। महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो वो तो मानिकचंद। और क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 323 के तहत ये प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जनलेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर थे? तो वो थे प्रद्युमन सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी नियुक्त किए गए थे। तो वो थे राजीव महर्षि। निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो वो था नबाम रेबिया वाद 2016। ये फैसला था। राजस्थान के
निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो था वो था रघुकुल तिलक। ठीक है, राज्यपालों को काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले रघुकुल तिलक, फिर ओपी मेहरा, फिर आ जाएगा आपका वसंतराव पाटिल और फिर आ जाएगा सुखदेव प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। एक स्वशासी निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है इसके। मानवाधिकार आयोग के बारे में मैं भी एक वीडियो मेरे चैनल पे डालूंगा छोटा सा, आप देखना ना भूलें, जरूर देखिए उसको, कल तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी है? तो राजस्थान में 6 पीटीसी हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 167 के तहत। 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? तो वो किया था 31 जुलाई 2024 को अपने राजस्थान के नए राज्यपाल बने थे हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राजस्थान के किस शहर को कांडे नेक्स्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है उदयपुर को। 42वां प्रश्न है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका फ्रेंड्स कि 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह है निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो वो जोधपुर में किया गया था। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो भीम राजसमंद में किया गया था। 45वां प्रश्न है, राजस्थान की MSME नीति बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन छांटना है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 5 लाख रुपए का पुनर्भरण सहायता, ये इसका ऑप्शन गलत है। 46 नंबर का प्रश्न है, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सलूम्बर और डूंगरपुर। ये जिला नया बना था वो है, तो इन दोनों जिलों को ये पुरस्कार दिया गया था। 47वां प्रश्न देखिए, हाल ही में सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोहर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ है ना शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो मतलब कौन से खेल का नाम पूछा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एयर पिस्टल महिला 10 मीटर वर्ग के अंदर। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेशित राशि कितनी होगी? तो वो होगी 4406 करोड़ रुपए। यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखेंगे, पैराशूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान का मोना अग्रवाल के बारे में। मोना अग्रवाल जो कि एक पैराशूटिंग संबंधित है, ये इसके बारे में आपको खतरों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी है ना, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही हो जाएगा। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था और उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 50। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU हस्ताक्षरित किया गया था? तो वो क्या था UAE के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 51 नंबर का आपका प्रश्न है, उत्तर आपको यहाँ पर मिलाना है कि देखो माउंट या आपके
वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। माउंट कोस्किस्को, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये पहले में 3 और दूसरे में 4 है ना, और तीसरे में 1 और चौथे में ये सही लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रम से था। तो यहाँ पर पुरुषों का परसेंट 51.9 और महिलाओं का 48.1, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 16 क्या है, तो 16 नीलगिरी के उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था, तो वो था पी कोटेश्वरम ने। 55 नंबर का प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना और किस राज्य में स्थित है। इसका सुमेलित नहीं है, तो कैगा आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है, बाकी ये सारे सुमेलित हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है, तो वो है जेलेपला दर्रा। 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की किस शहर में मेजबानी की थी, तो ये हुआ था हांगकांग में। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पछुआ पवन है, ये पछुआ पवनों से संबंधित है। 59 नंबर का प्रश्न है, इब तथा वरना क्रम से सहायक नदियां हैं। इब और वरना किसकी सहायक नदियां हैं, तो देखो ये बहुत नदियों का नाम ये कुछ अटपटा सा है। यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा ना फ्रेंड्स, वो इनमें से कोई सा भी लगाया हुआ नहीं है। इसका आंसर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा गहराई से लिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक लवणता है, तो वो है लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित में से ITBPO क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाने के संदर्भ में नए संशोधन व सरलीकृत अन्य सेवा प्रदाता दिशा निर्देश जो 2020-21 में जारी किए गए में से कौन सा सही है, आपको ये पूछा है। इसका भी जो उत्तर है वो क्लियर नहीं है और जस्टिफाई नहीं किया गया इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 61 भी आप थोड़ा छोड़ दीजिए इसको, इसका भी आंसर यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। फिर देखो दूसरा ऑप्शन है, व्यापारिक वस्तु आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं से बदलकर 2022 में 9वीं हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका तो करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 से 28 के बीच निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में PM मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है, तो वह है राजस्थान के अंदर PM पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया है। 65वां प्रश्न है, आत्मनिर्भरता भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी, वो तो की थी बस्तर में। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है, तो अनुच्छेद 78 संबंधित है इससे। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है, तो यहाँ पर जो वो आर्थिक क्षेत्रों का उदय वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है। अभिशासन का विप्रदेशीकरण, अंतर्राष्ट्रीय NGO की भूमिका में गिरावट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, बाकी सारे सही है। राष्ट्रीय राज्यों की प्रभुता क्षरण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वो है अकाल राहत कार्य, केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं है। 69वां प्रश्न है, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति
की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर किया गया है? तो वो धारा 4 के अंदर किया गया है, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के बारे में। लोकसभा निर्वाचन 2000 लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक दल और जीती गई सीटों का सुमेल सही नहीं है, वो बताना है। तो यहाँ पे शिवसेना उद्धव बाला साहेब इसने 10 सीटें जीती, तो ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपनी मूल पहचान, भाषा, संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसमें छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो इसका भी आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका भी आंसर नहीं लगाया हुआ, कुछ कंफ्यूज हुआ है इसके अंदर, इसलिए इसको आप थोड़ा पेंडिंग रखें। 72 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर 72 नंबर का जो आपके पास में यहाँ पर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील की संयुक्त घोषणा भारत ने किस देश के साथ की? तो वो चीन के साथ की थी। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत ने निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया? तो 1950 में ये किया था सबसे पहले शांति सेना को तैनात। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या कितनी थी? तो वो 3 थी। 75वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधित संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए थे? तो वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। 76वां प्रश्न है, भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो संविधान का अतिक्रमण। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो वो 16वां संविधान संशोधन था, उसके तहत इसको अंतः स्थापित किया गया था। 78वां प्रश्न है यहाँ पर, शब्दावली देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है इसका वर्णन 51 ग में। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो वो थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, तमिलनाडु की राजनीतिक दल DMK को किस वर्ष विभाजित करके AIADMK बनाया गया? तो वो 1972 में बनाया गया था। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण TAT, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है फ्रेंड्स आपका। तो इसका जो व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण है, तो ये प्रक्षेपण तकनीक, इसका विषय क्या है? व्यक्तिपरक तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक, ये तो नहीं है, वस्तुनिष्ठ तकनीक भी नहीं है। यहाँ पर अगर इसका ऑप्शन सही हो तो मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन देखो सही हो सकता है वो ये व्यक्तिपरक तकनीक ही हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचानने की एक परीक्षण है ये TAT। बाकी इसका आंसर क्या आएगी तब पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? सामूहिक अशाब्दिक, तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण हो जाएगा इसका। वैसे इसका आर्मी अल्फा नहीं हो सकता, इसका आंसर होना चाहिए आपका जो है सही है वैसे आर्मी अल्फा परीक्षण अशाब्दिक सामूहिक ही है ना। 83 नंबर का जो प्रश्न है वो है, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बनन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक अनुक्रिया करेगा, अगर उसको पुनर्बलन मिलेगा तो ये कहलाएगा आपका निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से मिला लीजिए, आपके कितने क्या सही हो रहे हैं वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनकी जब आपकी आंसर की आएगी तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।